एवरीवन, सो कैसी चल रही है नीट की तैयारी। आई एम श्योर कि आप बिल्कुल लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है, राइट। सो हियर आई एम रोशनी फ्रॉम लर्नो हब वंस अगेन। तो पिछले 10 सालों से मैं ये फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रही हूँ विथ एन एम एंड अ होप दैट हम आपको पूरी तरह से हेल्प कर पाएंगे ऑन दिस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि 6 to 12 प्लस नीट के लिए खूब सारे कंटेंट हैं। हमारे वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है दैट इज ऑल फॉर फ्री, सो यू कैन लर्न एनीथिंग एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर फॉर फ्री, राइट। तो मेरे बारे में या मेरी वेबसाइट के बारे में जानने के लिए यू कैन क्लिक ऑन द लिंक दैट इज गिवन बिलो। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, नीट फिजिक्स के एटम लेसन के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो इसीलिए ये अप्रोप्रिएट है आपके लिए और डिफिकल्टी लेवल भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में आ रखे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 23. A positive ion having just one electron ejects it if a photon of wavelength 228 angstrom or less is absorbed by it. Identify the ion. तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमें ये बताया जा रहा है कि एक आयन है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन वो तब इजेक्ट करता है जब एक फोटोन इतने वेवलेंथ की उस पर या तो गिरती है या इससे लेस की वेवलेंथ की प्रोटॉन उससे एब्जॉर्ब होती है। तो हमें क्या निकालना है, हमें वो आयन निकालना है। तो इस केस में बेसिकली ये जो वेवलेंथ है ये आप कह सकते हो कि ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, राइट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालते हैं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। तो H की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, C की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा है 228 इंटू 10 टू द पावर -10। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.087 इंटू 10 टू द पावर -16। अच्छा, अब इस केस में जो है अगर उसको ट्रांजिशन होना है इस इलेक्ट्रॉन का, कहाँ से, अगर ट्रांजिशन होना है फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2, तो हमें क्या पता है कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हम कैसे निकालते हैं, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। और यही अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये हो जाता है HC बाई लैम्डा इज इक्वल टू RHC इंटू जेड स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें Z की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक बार एटॉमिक नंबर की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा आयन है, राइट। अब RH की वैल्यू क्या होती है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, N1 की वैल्यू है 1 स्क्वायर, N2 स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 4, तो ये हो गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 3/4। अच्छा, ये तो एनर्जी है और एनर्जी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, तो यहाँ एनर्जी की वैल्यू है 0.087 इंटू 10 टू द पावर -16। तो अब इस इक्वेशन में सिर्फ Z अननोन है तो हम आसानी से Z निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 0.087 इंटू 10 टू द पावर -16 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.00533 इंटू 10 टू द पावर 3। तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू 5.3, Z इज इक्वल टू √5.3 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2.3। अब Z 2.3 है, मतलब एटॉमिक नंबर मोटा मोटी कितना है 2। तो ये कौन सा आयन है एटॉमिक नंबर 2 के साथ, ये हीलियम आयन। Question number 24. Radiation coming from transitions n is equal to 2 to n is equal to 1 of hydrogen atoms falls on helium ions in n is equal to 1 and n is equal to 2 states. What are the possible transitions of helium ions as they absorb energy from the radiation? तो यहाँ सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब पहले यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे जो ट्रांजिशन हो रहा है उस वक्त कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है या रेडिएशन एमिट हो रहा है, और यही रेडिएशन जो है वो कहाँ फॉल कर रहा है, यही सेम रेडिएशन फॉल कर रहा है हीलियम आयंस पे।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हीलियम आयंस है जिसका अगेन 1 स्टेट भी है 2 स्टेट भी है, और यही रेडिएशन 1 स्टेट में भी फॉल कर रहा है 2 स्टेट में भी फॉल कर रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि क्या पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं हीलियम आयंस के जब ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब किस तरह के ट्रांजिशन होंगे, जैसे 1 से 2 में ट्रांजिशन होगा कि नहीं, 1 से 3 में ट्रांजिशन होगा कि नहीं, 2 से 3 में ट्रांजिशन होगा कि नहीं, 2 से 4 में ट्रांजिशन होगा कि नहीं। तो ये 1 या 2 से जो भी ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे वो कौन से होंगे, ये बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें निकालनी है कि ये जो एनर्जी यहाँ पे एमिट हुई, ये एनर्जी की वैल्यू क्या है, राइट। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इस एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये हाइड्रोजन के ट्रांजिशन पे फोकस करना होगा। तो यानी कि n1 की वैल्यू है 1 और n2 की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगी 13.6 इंटू 1/1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी यहाँ से एमिट हुई है, और इतनी ही एनर्जी अब हीलियम आयंस के n इज इक्वल टू 1 स्टेट में फॉल कर रही है और n इज इक्वल टू 2 स्टेट में फॉल कर रही है। तो अब हम फोकस करते हैं हीलियम के ट्रांजिशंस पे। तो सबसे पहले हम हीलियम के n इज इक्वल टू 1 स्टेट के ट्रांजिशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर हम मानते हैं कि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे जाना हो तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ये एनर्जी उतना होना चाहिए, राइट। जितनी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर उससे ये कम है तब तो नहीं हो पाएगा ट्रांजिशन। तो पहले कैलकुलेट करते हैं। तो E जो है क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जेड की वैल्यू हीलियम के लिए हो जाएगी 2, तो 2 स्क्वायर मतलब 4, 1/n1 स्क्वायर दैट इज 1/1 माइनस 1/4। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बताइए कि 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इसका 1 से 2 में ट्रांजिशन होने के लिए, बट क्या इसके पास 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है? नहीं है, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है जो इस पे आ रहा है, राइट। तो यानी कि ये जो ट्रांजिशन है दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वही ट्रांजिशन पॉसिबल होगा जिस ट्रांजिशन के होने के लिए उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम एनर्जी की ज़रूरत हो। अब हम चेक करते हैं कि n इज इक्वल टू 2 स्टेट में, क्योंकि जब n इज इक्वल टू 1 से 2 जाना ही पॉसिबल नहीं है तो 1 से 3 या 1 से 4 जाना भी पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए अब हम चेक करेंगे ट्रांजिशंस फॉर हीलियम फॉर n इज इक्वल टू 2 स्टेट। ठीक है, तो इसमें फिर हम सबसे पहले देखेंगे n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो उसमें एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकलेगी 7.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 7.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये E से कम है, ये जो E की वैल्यू थी इससे ये वैल्यू कम है, राइट। यानी कि ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल है, जो 2 से लेकर के 3 का ट्रांजिशन इज पॉसिबल। अब हम चेक करते हैं n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 4 का ट्रांजिशन। तो इस केस में एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी 13.6 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी इस E के वैल्यू के बराबर है, तो इसीलिए ये भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन इसके फर्दर क्या पॉसिबल होगा, यानी कि n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 5 पॉसिबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि अब जैसे जैसे n इज इक्वल टू 2 से हम 5 करेंगे, जैसे मान लो ये n इज इक्वल टू 2 था और ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है, तो अब n इज इक्वल टू 2 पे से 3 जाने के लिए 7.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, 2 से 4 जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर जाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो और ज़्यादा एनर्जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतनी ही एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं वो क्या क्या हैं, एक तो पॉसिबल ट्रांजिशन है 2 to 3 और दूसरा पॉसिबल ट्रांजिशन है 2 to 4। सो यही पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 25, a hydrogen atom moving at speed v collides with another hydrogen atom kept at rest. Find the minimum value of v for which one of the atoms may get ionized. Okay. तो इस क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है जो कि रेस्ट पे है, एक और हाइड्रोजन एटम है जो कि मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v।
ठीक है। और ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो हैं ये एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ V फॉर विच वन ऑफ द एटम्स में गेट आयोनाइज्ड, तब इनमें से एक जो है वो आयोनाइज हो जाएगा। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद क्या है मोमेंटम और क्या है एनर्जी। तो पहले हम मोमेंटम की बात करते हैं। तो बिफोर कोलिजन एक हाइड्रोजन एटम तो रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम 0 है, दूसरा जो है वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। तो हम एज्यूम करते हैं कि मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज m, और आफ्टर कोलिजन जो है पहला वाला भी मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी, दूसरा वाला भी मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर हम एनर्जी की बात करें तो पहले एक जो रेस्ट पे है उसकी एनर्जी 0 है, दूसरे की एनर्जी है हाफ mv², और आफ्टर जो है वो पहले की एनर्जी है हाफ mv1² प्लस हाफ mv2² प्लस डेल्टा ई, बिकॉज ये जो एनर्जी है ये एनर्जी प्रोवाइड करी गई है ड्यूरिंग द कोलिजन होने के लिए जो भी एनर्जी इन्वॉल्व हुई है वो है ये डेल्टा ई, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा mv² इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2 होल स्क्वायर, यानी कि v² इज इक्वल टू v1 प्लस v2 होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम दूसरी इक्वेशन को देखें तो हम कह सकते हैं कि v² इज इक्वल टू v1² प्लस v2² प्लस 2/m डेल्टा ई, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि तो यहाँ v² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस रिलेशन को देखते हुए हम v² की जगह v1 प्लस v2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू v1² प्लस v2² प्लस 2/m डेल्टा ई, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं v1² प्लस v2² प्लस 2v1 v2 इज इक्वल टू v1² प्लस v2² प्लस 2/m डेल्टा ई। तो यहाँ पे v1² v2² जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 v2 इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई m। तो ये हमारा एक इक्वेशन और हो जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं, इसमें हम सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि v1 माइनस v2 का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस 4v1 v2, ठीक है। तो यहाँ पे v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर क्या है, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर की जगह हम v² लिख सकते हैं माइनस 4v1 v2 एंड दिस इज इक्वल टू v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है v² इज इक्वल टू v1 माइनस v2 होल स्क्वायर प्लस 4v1 v2। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हमें v की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो v की मिनिमम वैल्यू के लिए v1 प्लस v2 होल स्क्वायर अगर 0 हो जाए तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ v, फॉर मिनिमम v, v1 शुड बी इक्वल टू v2, राइट। तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, v² इज इक्वल टू 4v1 v2, यानी कि v इज इक्वल टू 2√v1 v2। अब हम इक्वेशन 1 को देखते हैं। v1 v2 इज डेल्टा ई बाई एम, तो v1 v2 की जगह हम लिख देंगे डेल्टा ई बाई एम। तो ये हो गया हमारा 2√डेल्टा ई बाई एम। अब इस इक्वेशन में m की वैल्यू हमें पता है, ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और डेल्टा E कितना है, जो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी चाहिए होती है, डेल्टा E चाहिए होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इसमें हम वैल्यूज़ डाल देते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इसको जूल्स में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 से, डिवाइडेड बाई m दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 7.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा पार्टी कैसा लगा ये वीडियो?
तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस जिसके अंदर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर हम लेसन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरी देखते हैं, ये आपको नीट की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। किसी भी तरह का फीडबैक हो, सजेशन हो, उसे आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना और अच्छी तरह से मन लगा के तैयारी करते रहिए। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।